अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं ज़लील। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2025 कैसे फाइल करना चाहिए, FBR की शराइत क्या है, रिटर्न जमा करवाना कौमी फरीज़ा है, हर किसी को अपना रिटर्न जमा करवानी चाहिए और कौमी फरीज़ा अदा करते हुए जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए। कानून क्या कहता है, रिटर्न कितने दिनों में जमा होनी चाहिए, रिटर्न 2025 में मसाइल क्या है और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ कमर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साबिक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब, आप FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, और मुझे ज्वाइन करेंगे उमैर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे दानिश जवेद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, आदिल फरीद मेऊ साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। मियां मोहम्मद अमजद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारा अशरफ कमर साहब, पहले सबसे पहले ये बताइए है क्या, ये किस बला का नाम है जिसको हम जमा करवाते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न जब आप एक बार इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये मैंडेटरी है कि आप हर साल रिटर्न जमा करवाएं और उसमें सारे आपके पर्टिकुलर जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। रिटर्न जो है वो सेक्शन 114(2) के तहत जमा होती है। अगर इसको रिवाइज किया जाए तो फिर ये सेक्शन 114(6) में इसको रिवाइज हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये इसके रिटर्न के साथ वेल्थ स्टेटमेंट होती है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और देना क्यों जरूरी है? पहली बात तो ये है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है इसके अंदर जो सेलिएंट फीचर है उसमें सबसे पहले है टैक्सेबल इनकम। कि टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम वही है जिसके ऊपर आप नॉर्मल टैक्स चार्ज करते हैं। उसके बाद आ जाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम में वो इनकम भी आपकी ऐड हो जाती है जो एग्जम्पशन में भी फॉल करती है, प्लस उसको जो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी में भी वो आ जाती है। तो ये इस तरह से आपकी ये टोटल इनकम बन जाती है। तो अगर इसमें देखा जाए कि सोर्सेज क्या है, यानी उसमें वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने टैक्स देना होता है या जिसके ऊपर को टैक्स की एप्लीकेशन है, तो उसमें पहली आ जाती है सैलरी है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है। तो ये इसके जो 5 मेन सोर्स ऑफ जहां से ये इनकम जनरेट होती है वो 5 है। रिटर्न देने किसके लिए जरूरी है सर? वो बिजनेसमैन भी नहीं है, सैलरी पर्सन भी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी सोर्स से अपने पैसे कमाता है, रिटर्न उसके लिए भी देना जरूरी है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जो बंदा अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लेता है उसके बाद उसको वो मैंडेटरी है कि हर साल स्पेसिफाइड डेट है, जैसे अब 30 सितंबर 2025 उन्होंने फिक्स की हुई है कि जी इस स्पेसिफाइड पीरियड में आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो वो उसने हर सूरत वो अपनी रिटर्न, यानी एक दफा जिसने रिटर्न अपनी जमा करवा दी उसके बाद वो प्रॉपर उसको जमा करवानी पड़ेगी। वो हर सूरत प्रेस्क्राइब्ड रिटर्न जैसे हर साल FBR उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, वो उसने हर सूरत वो अपनी रिटर्न जमा करवानी है। जमा ना करवाने की सूरत में वो डिफॉल्टर हो जाए। अशरफ कमर साहब, अभी हुकूमत ने नई पॉलिसी 2025 जारी की है, टैक्स पॉलिसी, जिसमें ये कहा गया है जितने भी NTN होल्डर हैं या CNIC होल्डर हैं 2015 के तहत वो रजिस्टर्ड है, वो रिटर्न देते हैं या नहीं देते, लेकिन वो NTN होल्डर माने जाएंगे। तो इसका मतलब है जो रिटर्न नहीं भर रहा वो NTN, तो शनाख्त कार्ड जिसका बन गया 18 साल जिसको होगी एज, उसका शनाख्त कार्ड बन गया, उसको फिर गोशवारा लाजमी जमा कराना जरूरी है? नहीं, उसके लिए अगर उसने पहले से अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर तो वो लायबल नहीं है। जब CNIC नंबर कोई NTN होल्डर मान लिया गया, रजिस्ट्रेशन कहाँ रहेगी? नहीं, देखें, अगर ये इस तरह से करें तो हमारे पास कमोबेश 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास CNIC है, उसका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उसके पास मौजूद है। इसका मतलब है कि चाहे वो स्टूडेंट है या वो कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सारे ही टैक्स नेट में आ जाएंगे। ऐसा मुमकिन भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी भी कोई नहीं है। अशरफ कमर साहब, कानून ये कहता है रिटर्न जब आगे फॉर्म आ गया, फाइनल फॉर्म आ गया और आना भी चाहिए 1 जुलाई को वो पोर्टल पर अवेलेबल होना चाहिए। 90 दिन के अंदर आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 23 सितंबर तक आखिरी डेट है, लेकिन रिटर्न फॉर्म आता है, इसी कानूनी हैसियत क्या है? इस बार जो टैक्स ईयर 2025 के लिए जो उन्होंने रिटर्न का SRO जारी किया था वो 12/1/2025 और 12/13/2025, ये 2 SRO के तहत ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया था फॉर जनरल पब्लिक के। ये सारे लोग उसको देखें, उसकी अपनी ओपिनियन दें, इसके अंदर कोई एरर ओमिशन अगर किसी को नजर आती है तो वो
इंटीमेट करे बोर्ड को, ताकि उसको जो है वो ठीक किया जा सके। फॉर्म में जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करके फिर रिटर्न फाइनल बनाई जाए, यही है। लेकिन जब वो फाइनल होगा जिसमें गलती से पाक हो वो फॉर्म, कोई कानूनी आईनी नुकाइश से पाक हो और जो सिस्टम में कोई मसला ना बने, उसके बाद जो फॉर्म फाइनल होगा उसको हम रिटर्न कहते हैं, फाइनल हो जाती है। जी, इसमें जो सबसे बड़ी लैकुना अभी बाकी है वो इन्होंने ड्राफ्ट तो सबमिट कर दिया, रिटर्न को जो लॉन्च भी कर दिया, उसके ऊपर वो प्रॉपरली रिटर्न वर्किंग भी नहीं कर रही थी। इसके बावजूद वो रिटर्न लॉन्च हो गई और उसका अभी तक फाइनल SRO जो रिटर्न जिसके तहत ये इसको फाइनल किया गया था वो अभी तक जो है वो जारी नहीं हुआ। 1561 और 1562 2 SRO आ चुके हैं रिटर्न के ऊपर, उनमें क्या क्या तब्दीली आई हैं वो अलग बात है। अच्छा, इसमें अशरफ कुमार साहब जब रिटर्न आई है जिसमें FBR दावा कर रहा था, इस दफा वजीर खजाना ने दावा किया था रिटर्न ऐसी आएगी वकील की जरूरत नहीं रहेगी, क्या वाकई रिटर्न ऐसी आई है, इतनी आसान आई है, अब वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर यही रिटर्न वजीर खजाना को बनानी पड़ जाए तो शायद वो भी ना बना पाए। ये जिसने सारी पॉलिसी बनाई है ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसको भी टैक्स प्रैक्टिशनर या लॉयर या किसी अकाउंटेंट को, किसी टैक्स प्रोफेशनल को, उसको भी हायर करना पड़ेगा। अच्छा अशरफ खान साहब, टीवी पर हुकूमत की तरफ से कहा जाता है 1 सफ़े की हमने रिटर्न दे दी, लेकिन अगर रिटर्न के सफ़ा देखे जाए तो वो तो 50 के लगभग है। वो 1 सफ़े वाली रिटर्न कौन सी है? नहीं, वो 1 सफ़े वाली कोई भी रिटर्न नहीं है। ये पहले एक FTO ने एक दिया था इनको 1 पेजर एक रिटर्न बनाए खासतौर पे सैलरीड पर्सन के लिए, लेकिन वो रिटर्न देने में नाकाम रहे हैं। वैसे ये कंपनी की रिटर्न खासतौर पे अगर आप देखें तो वो तो वैसे 25 सफ़े की है, तो उसको तो जो कहते हैं कि ये खुद ब खुद उसके लिए वकील की जरूरत नहीं है, वो तो पढ़ने में ये दिहाड़ी निकल जाती है बंदे की। सारा दिन उसको सिर्फ पढ़ने में आप लगा देते हैं। रिटर्न को बनाना सिर्फ टीवी पे बोलना आसान है, ये हमने 1 सफ़े की कर दी, आसान बना दी है, अमली तौर पर कुछ नहीं है। अमली तौर पर उसको जीरो, उसका रिजल्ट भी जीरो। आप ये देखें ना कि किस तरह से IRS जितने भी हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर हैं असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, उनके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। वो देख रहे हैं कि ये IRS का जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली चल ही नहीं रहा और उसके अंदर जो गलतियां हैं वो रिटर्न के अंदर वो अलहदा से हैं। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब स्टार्ट होती है जब इस रिटर्न के अंदर कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो, कोई ओमिशन ना हो, किसी किस्म की कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत ना। उस दिन के बस कानून के मुताबिक 90 दिन और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये वो उस वक्त ही ये रिटर्न तस्वर होती है। हर साल वो फॉर्म 30 अगस्त को जाके फाइनल हो, 15 अगस्त को फाइनल हो, लेकिन वो 30 सितंबर से पहले FBR की तरफ से इश्तिहारात चलने शुरू हो जाते हैं, रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जुर्माना कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। फिर वो जितना भी पैसा हुकूमत का या रियासत का ज़ाया किया जाता है उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं। अगर यही अपने IRS का प्रोग्राम है उसको अगर ये प्रॉपरली उसको मैनेज कर लें, उसको चलाएं, लोगों के जो रिटर्न है उसको सिंप्लीफाइड करें, उसके साथ जो स्टेक होल्डर जितने हैं उन सबको लूप में लें, उनसे मशवरा करें कि रिटर्न क्या बनानी है। अब एक AC वाले कमरे में बैठा है, वो उसने ऑस्ट्रेलिया वाला कोई ड्राफ्ट उसने पकड़ ली है, उसके अंदर उसने अमेंडमेंटें करके और आपके लिए एक नई चीज जो है वो ला के सामने रख दी आपके कि ये आप पकड़ लें और इस रिटर्न को आप फाइल करें। तो अगर इस तरह से ये रिटर्न फाइल होंगी तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अशरफ कुमार साहब, इनकम टैक्स गोशवारा 2024 और ये 25 में फर्क क्या है? गोशवारा 2024 और 25 में ऐसा उन्होंने कोई खास इसमें कोई तब्दीली नहीं की। अगर देखी जाए तो वो चंद चीजें इसमें, जैसे वो 37 से और इस तरह उन्होंने वो चीजें लेके आई हैं, उसी में को फर्क डाला है। या को 235 के को टैक्सेस वगैरह का है, 6 साल से जिसका पीरियड ज्यादा है, और जो 30 जून 2024 से पहले की किसी की को प्रॉपर्टी है जो उसने वो उसके रिटेन उसने की हुई है, वो उसके ऊपर वो गेन टैक्स में वो उन्होंने फर्क डाला है। क्योंकि अगर वो 2025 के बाद किया तो उसके ऊपर तो वो उसका विद होल्डिंग का कैपिटल गेन का वो उसका वो जो डिफरेंस है वो अनमैनेजेबल के उसके बाद तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर 15% लग जाएगा। उसमें किसी किस्म का कोई आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अच्छा अशरफ कुमार साहब, डॉक्टर मोहम्मद अतीक सरवर साहब ने कहा था बिल्डर के लिए अलहदा रिटर्न आएगी, सैलरी पर्सन के लिए अलहदा आएगी, बिल्डर डेवलपर के लिए हम बिल्कुल सादा सी रिटर्न बना रहे हैं। वाकई कोई ऐसे फॉर्म बनाए गए हैं जिनमें कोई सबके लिए ऐसा अलग-अलग सिस्टम हो सारी रिटर्न में? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ही रिटर्न है, उसी के अंदर सारे कॉलम बना दिए हैं कि ये इसमें वो जिस तरह से चाहे वो उसमें उसको फिलअप कर ले। तो ऐसा नहीं, कोई ऐसा उन्होंने को सिंप्लीफाइड को फॉर्म बिल्डर्स के लिए अलहदा से नहीं बनाया, यानी सेपरेट स्पेसिफिक जो है वो कोई उसके लिए कोई फॉर्म नहीं। FBR के जो अफसरान या मेंबर को रिटायर हो जाता था दोबारा वो ड्यूटी नहीं कर सकता था। डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब तो रिटायर होकर दोबारा ऑन ड्यूटी हो गए। चले
ये तो देखें जी, एक्सटेंशन ये तो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, उसमें तो आपका मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन जो अपनी ड्यूटियां करके, जिन्होंने सीएसएस करके पाकिस्तान को चलाया, आज वो रिटायर होकर बैठे, उन्होंने 78 साल में क्या तब्दील कर लिया? उसमें 78 साल में कोई तब्दीली आई नहीं, हर आने वाले ने। आज भी रिटर्न फाइनल आप 1 जुलाई को होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो रहा। या तो है ना, कोई बड़े अफलातून थे जिन्होंने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था, अब थोड़ी बहुत कमी रहेगी वापस ले आए। नहीं, उसमें तो देखिए ये रिटर्न जो है ये 1 जुलाई को अपलोड हो जानी चाहिए और ये एरर फ्री होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहें कि अच्छा जी ये चीज सामने आ गई है, लोगों ने शोर मचाया है तो हम इसको अलहदा कर लें और ये दोबारा इसको उसकी वो रेक्टिफिकेशन करें। कोई एफटीओ की तरफ भागता है, कोई अदालतों की तरफ भागता है, तो ये चीजें तो एरर फ्री होनी चाहिए। और ये अगर इन्होंने टैक्स ही लेना है तो टैक्स लेने का मतलब तो ये है कि आप उनको फैसिलिटेट भी तो करें टैक्स देने वाले। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं दानिश रशीद साहब। आप एडवोकेट हाईकोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर है लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। दानिश रशीद साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न 2025 और वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और मसाइल क्या हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है? टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। फर्स्ट इशू आप देख लें तो लॉगिन आईडी पासवर्ड का इशू है। लॉगिन आईडी पासवर्ड ओपन करने के बाद सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, देखा जाए। और सेकंड अगर देखा जाए तो उसमें यूटिलिटी बिल की जो एडजस्टमेंट है अंडर सेक्शन 235 की, वो इनकम टैक्स की रिटर्न 2025 में अलाउ ही नहीं कर रही। पोर्टल में अलाउ कर रही है, जब हम उसका प्रिंट लेते हैं तो उसके अंदर वो डिसअलाउ हुआ होता है, जो कि एक ग्लिच है सिस्टम में, जिसका कई दफा कोशिश भी की है मेंबर्स लाहौर टैक्स बार एसोसिएशंस ने, जहाँ पे मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने की इस ग्लिच को रिमूव किया जाए, जो कि अभी तक स्टिल पेंडिंग है, तो अभी तक उसको रिमूव नहीं किया गया। उसके बाद सेकंड इशू है जी, नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो अभी तक रिटर्न है वो स्टिल पेंडिंग है रिव्यू मोड में, क्योंकि अभी तक अनेबल्ड ही नहीं हुई इसको फाइलिंग किया जा सके, तो वो भी स्टिल पेंडिंग है। और थर्ड इशू ये है कि एट्रीब्यूटेबल इनकम जो एक्सपोर्टर्स के लिहाज से देखी जाए तो एट्रीब्यूटेबल इनकम की जो टैब है ओपन ही नहीं हुई जिसमें हम खुद से उसके अंदर एडिशन कर सकें। एक्सपोर्टर्स की एट्रीब्यूटेबल इनकम क्या है, जिसकी वजह से सिस्टम काफी हद तक जो टैक्स की डिडक्शन हुई है उसको डेफर कर देता है। इसकी वजह से काफी मसले मसाइल दरपेश हैं। उसके बाद आईआरएस पोर्टल की स्पीड का इशू काफी हद तक अभी तक भी है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, जिसकी वजह से इशू बेकरार होने की वजह से अभी तक प्रॉपरली स्मूथ फाइलिंग नहीं हो पा रही और उसकी वजह काफी दुश्वारी पेश आ रही है टैक्स गुजार को। देखा जाए तो अगस्त तक जो चीजें अब हल की जा रही हैं, रिसेंटली कल फिर एक अमेंडमेंट ड्राफ्ट आया है, इसमें भी अब फर्दर अमेंडमेंट की गई है पार्ट 2 क्लास ZC की, तो ये अभी की जा रही है अगस्त के अंदर। अब देखा जाए तो 18 तारीख को ये दोबारा ड्राफ्ट आप भेज रहे हैं, तो ये चीजें पहले थी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में कर लेनी चाहिए थी, जो अभी तक स्टिल पेंडिंग है। और अपने डेडलाइन जो दी है रिटर्न फाइलिंग की, वो दी है 30 सितंबर, और 30 सितंबर मीन्स कि आप ऑलमोस्ट कोई 2 माह तो गुजार चुके हैं और 1 माह अभी पेंडिंग है, और उसमें भी आईआरएस का जो रिस्पॉन्ड है, वो बिहेवियर है, टोटली देखा जाए तो कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं है। बल्कि वीकेंड में देखा जाए तो एक ही दिन कोई प्रॉपरली मेरा ख्याल सिस्टम वो भी चलता है, पूरा वीक जो है वो क्लोज ही रहता है। मेरे साथ लाइन पर मौजूद है उमर बाजवा साहब। आप एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे टैक्स अमूर हैं। उमर बाजवा साहब, आपको अपने प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, फाइलर और नॉन फाइलर और लेट फाइलर में क्या फर्क है और रिटर्न के साथ इनका क्या ताल्लुक है? 2024 से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी सेक्टर से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो रेट लिस्ट थी इन्होंने उस पर लगाया था। बेसिकली यदि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं, उस पे एडवांस टैक्स जो है वो कटता है। अब उस पे एडवांस टैक्स जितना कटता था, लाइक 3.5% जो है वो फाइलर का रेट था, जो कि सेल पे कटता था। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूस किया कि जनाब आप अगर आप सेल करेंगे तो आपकी जो टैक्स 2024 की रिटर्न है वो टाइम पर फाइल हुई हुई है। 30 सितंबर 2024 से पहले आपकी रिटर्न फाइल हुई हुई है, तो आप अभी उस टाइम पीरियड में अगर आपने टाइम फाइल नहीं की तो फिर आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आते हैं। ये बेसिकली इन्होंने पिछले साल इन्होंने कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जो स्पेसिफिकली सोली जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर से ही रिलेट करता है और किसी सेक्टर से रिलेट नहीं करता। उसमें फिर इन्होंने कैटेगराइज करने के बाद इन्होंने फिर रेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे कि फाइलर का जो 100% फाइलर है उसका
3.5% रेट था सेल के ऊपर और 3% था उसका परचेज के ऊपर। अब इन्होंने इसको चेंज किया, लेट फाइलर के लिए 6% कर दिया और नॉन फाइलर के लिए 10%, इस तरह से स्लैब रेट बना दिए थे उन्होंने, इस तरह से कैटेगराइज कर दिया था। तो बेसिकली इसलिए किया गया था कि रेवेन्यू को मजीद जनरेट किया जाए, रेवेन्यू को मजीद क्रिएट किया जाए फ्रॉम दी प्रॉपर्टी सेक्टर से। अब ये चीज करने की वजह से आपको पता है प्रॉपर्टी सेक्टर वैसे ही 2024 में इन्होंने लोगों को फारिग कर दिया था। अब ये लिस्ट कैटेगराइज करने से मजीद इस पे असरअंदाज हुआ। ये बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू को मजीद जनरेट करने के लिए किया गया था, जो कि मैं समझता हूँ कि ये इससे करने से प्रॉपर्टी सेक्टर मजीद जो है उस पर इजाफी बोझ डाला था। वो समझ लें कि बजाय इसके कि वो रेवेन्यू जनरेट होता, वो मजीद उसमें डेफिसिट और डाउन ही गया है। प्रॉपर्टी सेक्टर आज तक डाउन है, मजीद की है, तो उस वजह से मजीद इसमें जो है वो डाउनफॉल ही रहा है। ये आप ये समझ लें कि ये इन्होंने 2024 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 2025 में भी है, लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि 2025 की रिटर्न अगर आप टाइम पर फाइल कर देते हैं, तो अगर आप पिछले साल लेट फाइलर थे तो इस साल अगर आप टाइम पर फाइल कर देते रिटर्न, तो आपका स्टेटस 100% एक्टिव हो जाएगा। आप उसमें लेट फाइलर से निकल के आप 100% एक्टिव फाइलर में आ जाएंगे। तो ये उन्होंने बेसिकली कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। अच्छा जमील अख्तर बेग साहब, हर साल रिटर्न फॉर्म का शोर डलता है, 1 जुलाई को पोर्टल पर आ गया, अभी फॉर्म मंजूर नहीं हुआ, अभी फाइनल नहीं हुआ। हर साल ही ड्रामे होते हैं, हर साल 30 सितंबर आखिरी डेट आ गई, जो फॉर्म होता है वो 30 अगस्त तक भी फाइनल नहीं होता। सारे शोर शराबे जो कानूनी और आईनी मसाइल, इनका सोल्यूशन निकल सकता है, वैसे हो सकता है रिटर्न में? ये तो मसला ही कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आती, कई सालों से हम अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं, तल्ख कलामी करते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दूसरों को हमारी तल्ख बातों से तकलीफ होती है कि रिटर्न फाइल ना हो, रिटर्न पे काम ना हो, रिटर्न सही फाइल ना बल्कि गलत फाइल हो, लोग फाइल ना करें। अभी मेरी लोगों से बात हुई, रिटर्न फाइल करने वाले कहते हैं ये काम हम छोड़ दें। यकीन जाने मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यूएस से, दुबई, सऊदी अरब, वहाँ की रिटर्न, सेल टैक्स, बाकी इनकम टैक्स की छोटी बड़ी कंपनियों यहाँ बैठ के फाइल करते हैं और वहाँ से पैसे ज्यादा कमा रहे हैं रादर देन अपने मुल्क की सर्विस करने की बजाय। क्यों किया जा रहा है? रिटर्न फाइल करने में, रिटर्न बनाने में कौन से मसाइल? ये कौन सा आइटम बम है जो बन नहीं रहा? हमसे हद होगी। चालान बनाना इतना मुश्किल है? चालान नहीं बनता आम लोगों से जो टैक्स जमा कराना है। ये कौन लोग हैं पीछे? हमारे हुकूमत वक्त को, इंटेलिजेंसिया को, साहिब इक़्तिदार को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है हमारा, कि रिटर्न नहीं बनती, रिटर्न बनती है तो चलती नहीं, सिस्टम ही नहीं चलता। ये क्या तमाशा है कि आप रिटर्न काम कर रहे हैं तो सिस्टम से बाहर निकल जाए रिटर्न। हाँ जी, वो जी बड़ा लोड पड़ गया जी। किस चीज का लोड पड़ गया? लोग काम करते हैं तो लोड पड़ गया होगी, तो सिस्टम होता किस लिए? सॉफ्टवेयर है किस लिए? मुझे सारे लोग लग गए जी, एकदम शुरू कर देते हैं। कितने लोग लग जाते हैं? हमारा पाक भारत जंग छिड़ी तो वो आज तक सॉफ्टवेयर हमारा सही नहीं हो सका, सिक्योरिटी मसला है। वो सब ड्रामा अनफॉर्चुनेटली। मैं वो कहता हूँ हम तलख बातें करते हैं, आगे आपको तलख लगती हैं, दूसरे साहिब इक़्तिदार को बुरी लगती हैं। क्यों नहीं कर रहे? हमारा क्यों टाइम जाया, क्यों हमारी एनर्जी जाया करते? हमारे 30 सितंबर को हम पूरी 12 पाकिस्तान की कंसल्टेंट चैम्बर्स अलर्ट होंगे, हम डेट ही बढ़ाएंगे जी, हम ये कर देंगे। पहला ही झूठ पर मबनी बोला जाता, डेट नहीं बढ़ाएंगे, फिर डेट बढ़ा दी जाती है। इस दफा चेयरमैन एफबी, आपने भी प्रोग्राम हमने कि चेयरमैन एफबी ने रात 12 बजे मीटिंग बुला ली जी, हम वो भेज रहे हैं फाइल जी प्राइम डेट बढ़ाने के लिए जी। ये वो रात को 1 बजे डेट बढ़ा दी या 12:30। ये मजाक करते हैं हमारे साथ। ये एक साथ में पूरी कौम के साथ मजाक। आप एक चीज सही कानून के मुताबिक दे, कानून के मुताबिक ले, ना बढ़ाएं डेट। वो लोग जो टैक्स पेयर, जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं वो अलग है, जो फाइल करना चाहते हैं कि जी हमसे आप टैक्स ले लें, हमने टैक्स सारा साल दिया, हिसाब ले रहे हैं हमसे, आप उनके वो सिस्टम ही नहीं चल रहा, आप उनका सिस्टम ही नहीं चलने देते। ऐसे तो मैनुअल बेहतर। कभी ऐसे हुआ था मैनुअल रिटर्न रह जाए, सिस्टम ही चल रहा जी, ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं हो रहा। हमने देखा हुआ दौर, रिटर्न बनाते थे, 30 सितंबर को हम जाते थे, रात को मेला लगा होता था, 5 मिनट छोटी छोटी पर्चियां काट के मोहरे लगा के पकड़ा देते थे, घर आ जाते थे। कौन सा अजाब डाला हुआ आपने हम पे? कभी पासवर्ड ही लगता, कभी ईमेल खराब है, कभी मोबाइल नहीं लगता है जी। सर सिस्टम तो बैठे, उसके आगे अपने
लानते शुरू कर देंगे। जमील साहब देखें, हम 78 साल गुजर गए। अभी मैं पहले अशरफ साहब से पूछ रहा था, डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन रिटायरमेंट होगी उनकी, उनको फिर दोबारा लाया गया। क्या वो जो 25-30 साल में अभी तक हम रिटर्न सही नहीं कर सके ऐसे फीसद, फिर दोबारा उनको लगा दिया जा रहा है, तो क्या उनसे क्या बेहतरी आएगी? ये तलकात है, ये नाहल लोगों का जत्था है, टीम होगी, वहीं अभी तक गए ही कोई नहीं, रिटायर हो गए फिर भी वहीं बैठे हुए। ये मोनोपोली है उन लोगों की, जो नाहल लोगों की। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद अमजद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 और वेल्थ स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं और क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं जो टैक्स पेयर को इस बार भुगतना पड़ेंगी? एवरी टैक्स पेयर जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है उनको ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न 2025 फाइल करें अपनी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फाइलर रहेंगे, बल्कि इसलिए कि वो एज ए पाकिस्तानी एक नेशनल है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें और विद इन टाइम फाइल करें। और रिटर्न फाइल करते वक्त जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जो FBI ने अपने सिस्टम के साथ लिंक किया हुआ है MIS रिपोर्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी क्या क्या चीज़ आ रही है, किस अमाउंट के ऊपर डिडक्शंस आ रही हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी सेल परचेज है, तो एवरी जो टैक्सेस आपके ड्यूरिंग द ईयर आपके डिडक्ट हुए हैं वो सारे के सारे आपको MIS में मिल जाएंगे। उनको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी रिटर्न के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो कि आपकी अगर वो डिडक्शन हुई है तो एक उसको देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इनकम टैक्स की जब हम पोर्टल को ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक दूसरा ई मालूमात का एक दिया हुआ है उन्होंने वेब के अंदर, वो ई मालूमात के पोर्शन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपकी कोई फॉरेन ट्रेवल है या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल सकती है। उसको भी डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्योंकि कल को अगर आप असेसमेंट के टाइम पे आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी अगर आपने कोई कंसीलमेंट की होगी तो। और इसके साथ आपको जो ज़्यादा ज़रूरी है वो भी साथ है कि आप बैंक स्टेटमेंट्स, जो कि मोस्टली टैक्स पेयर्स वो कह देते हैं कि हम एक बैंक को शो कर देते हैं, दूसरी को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तमाम बैंक स्टेटमेंट्स की स्टेटमेंट बैंक से लें। जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, जून पे क्लोज होता है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑल बैंक स्टेटमेंट की होनी चाहिए और उसके अंदर जो आपकी ट्रांजेक्शंस है वो कंसल्टेंट्स को चाहिए कि वो अपनी रिकंसिलेशन बनाएं बैंकिंग ट्रांजेक्शंस की। तो हर ट्रांजेक्शंस को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि कल को अगर FBR के पास जो एक्सेस मौजूद है उस एक्सेस में जो वो अगर ट्रांजैक्शन वो वेरीफाई करते हैं, अगर आपकी कंसीलमेंट हो जाती है तो वो आपके लिए कल को प्रॉब्लम का बस बन सकती है। तो बैंक स्टेटमेंट एक तो तमाम बैंकों की होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई सैलरी पर्सन है तो इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट की उनकी स्टेटमेंट होना जरूरी है, जो उन्होंने बैंक अकाउंट अपने डिक्लेयर करने हैं वेल्थ में, और उनकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी मूवमेंट भी बतानी है कि उनको पैसे कहाँ से आए हैं, ये बहुत जरूरी है। ये चीजें अब FBR के पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो कल को FBR के पास ये इख्तियार होगा कि वो आपकी रिटर्न को इनवैलिड भी करें और उसके अगेंस्ट जो भी आपने असेसमेंट के इस टाइम पे आपके ऊपर जो चीजें हैं टैक्स चार्ज करके और आप टैक्स कलेक्ट करें आपसे। तो कल की आने वाली परेशानियों से बचने के लिए जरूरी है कि आज की अपनी टैक्स रिटर्न है उसको बेहतर फाइल करें ताकि आपको कल को परेशानियों को फेस ना करना पड़े। उमर बाजवा साहब, ये बताइएगा कैपिटल टैक्स के टैक्स रेट में क्या तब्दीली की गई है? गेन टैक्स, पहले ये समझना पड़ेगा कि गेन टैक्स होता क्या है। गेन टैक्स ये होता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो जो आपने प्रॉपर्टी बेची होती है वो जिस रुपए पे वो पहले परचेज की गई थी, यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसकी जो सेल प्राइस, जिस वैल्यू पे आपने उसको सेल किया है, दोनों को माइनस करें तो वो गेन आएगा, कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी एक 20 लाख की आपने परचेज की थी और आपने उसको 30 लाख पे सेल किया तो आपका 10 लाख का गेन आ गया। तो जो 10 लाख का गेन है उस पे वो गेन टैक्स अप्लाई होगा, उस पे आपने गेन टैक्स देना है। टैक्स 24 में ये होता था कि ये इन्होंने ना इसको किया हुआ था, कैटेगराइज किया हुआ था, मतलब होल्डिंग पीरियड्स। पहले होल्डिंग पीरियड होता था कि प्रॉपर्टी कितनी अरसे आपने होल्ड की है, उसको कितना अरसा होल्ड करने के बाद आपने उसको सेल किया। अच्छा, अब वो 1 साल है या 2 साल है या 3 साल है या 4 साल है, ये 4 साल 5 साल है, इस से होल्डिंग पीरियड के मुताबिक उनके रेट्स आगे दिए हुए थे। जितना होल्डिंग पीरियड कम होगा रेट ज्यादा होगा, जितना होल्ड पीरियड कम होगा रेट
कम हो जाएगा। अब ये सिनेरियो था जिसकी वजह से होल्डिंग पीरियड के मुताबिक उसका गेन टैक्स का तयन किया जाता था। अब ये था 2025 में उन्होंने उसको क्या किया, चेंज कर दिया कि आप होल्डिंग पीरियड की झंझट से बाहर निकल आए, आप फ्लैट जो है वो 15% आपने गेन टैक्स देना है। अब वो इट डजेंट मैटर कि आपने साल का है, 2 साल का है या 6 माह का है, आपने प्रॉपर्टी होल्ड की है, ये डजेंट मैटर। आपने जितना गेन मिला है, आपको रिसीव हुआ है, उस गेन पे आपने 15% आपने जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट उन्होंने 15% रेट जो है वो कर दिया कि आपने 15% इस पे टैक्स पे करना है, जो कि फिक्स फाइनल होगा। तो ये इन्होंने 2025 में जो है वो स्पेसिफिकली गेन टैक्स के हवाले से इन्होंने चेंज किया था। जी जमील अख्तर भाई साहब, कौमी फरीजा जमा करवाने वालों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए और जिनके लिए जिम्मेदारी अदा की जा रही है उनका किरदार क्या होना चाहिए? कौमी फरीजा जो टैक्स पेयर है उनका जिम्मेदारी है कि अपना पूरा टैक्स अदा करें, एक्यूरेट रिटर्न फाइल करें, कोई हेराफेरी ना करें। बड़ी सादा से जबान में आपने अल्फन बयान दे के कर रहे होते रिटर्न। हलफ ही होता है ना, रिटर्न भी एक हलफ ही है ना। कसम उठा के कह रहे हैं कि जी मैंने ऊपर जो लिखा है वो सच लिखा है, इर्रिस्पेक्टिव के भी आगे क्या कंसिक्वेंसेस। ये तो बिल्कुल बात मेरे दिमाग के मुताबिक, दिल के मुताबिक क्लियर है कि रिटर्न एक्यूरेट होनी चाहिए, उसको अपने दीन ईमान के मुताबिक फाइल सही देनी चाहिए ताकि उसका कभी ऑडिट खुले या रिटर्न खुले तो कोई भी हो जी, ऑडिट ना भी खुले तो रिकॉर्ड तो मौजूद है, अल्लाह के पास मौजूद है रिकॉर्ड। फरिश्ते लिख रहे हैं कि आप क्या बना के दे रहे हैं। क्या रिटर्न हुआ फरिश्ते चेक करेंगे? वो भी जिस FBI चेक करता है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है। FBR के पास कैपेसिटी नहीं है, अल्लाह के पास। तो फिर तो अगर जगह आप वो रिटर्न वाला जवाब देगा तो फिर जिसके लिए रिटर्न जारी है, जो वो पैसे ले रहा है टैक्स पेयर से, फिर वो भी जवाब देना मैंने टैक्स पेयर का पैसा लिया था और जिसके ऊपर लगाना था मैंने, वो भी जवाब देगा फिर मैंने उसका पैसा किस जगह पे लगाया। देखें वो का निजाम रिकॉर्ड हो रहा है, सब तो समझ आनी शुरू हो गई है कि करामन कातबीन क्या है। वो एक एग्जाम्पल थे, अब तो हर चीज रिकॉर्ड में, जो भी आप करेंगे वो तो इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बहुत जल्दी हिसाब लेता है। वो तो अपनी जगह पे जो बैतुल माल के कौमी खजाने के कस्टोडियन है, देख ले हमारे पास रवायत मौजूद है, तारीख मौजूद है, नई बातें नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से को कहा गया कि आपके बेटे को खलीफा बनाते हैं, आगे आपकी जगह आपका बेटा खलीफा बना दे। तो हज़रत उमर झाड़े मार के रोने लग पड़े कि इब्ने खत्ताब के खानदान ने आपका क्या बिगाड़ा, जहां आपने मुझे झोंका मेरे बेटे को भी झोंकना चाहते हैं। ये हुकूमत आसान काम नहीं है। उनको पता था हिसाब, उनको पता है कि हिसाब, उनको पता है हिसाब देना था। हमें तो एहसास नहीं है, हमें मरना भी है, हम तो मरना भी भूल चुके हैं। जमील अख्तर भाई साहब चलो ये तो है, अगर रिटर्न जाना सिस्टम जिसको हम हर 5-7 साल बाद तब्दील कर देते हैं, अरबों रुपए का सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और जो बैठ जाता है, कभी हैक हो जाता है, कभी कहते हैं सिक्योरिटी मसला आ गया, फिर ये जो अरबों रुपया अवाम का लगाया जाता है सिस्टम पर, फिर उस सिस्टम को और जो बनाने वाले हैं पराल वाले, कभी तक आज तक उनका ऑडिट नहीं हुआ, आज तक किसी ने उनसे सवाल नहीं किया, तो ये फिर सिस्टम किस तरह दुरुस्त होगा? ये सिस्टम ऑडिट की आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इनको ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने क्या प्रोग्राम लिखा है, क्या बनाया है, किस्सा चलता है, इसका मेरा ख्याल है कि IT में ये चीजें 70 लाख होंगे जो गोशवारा जमा करवाने वाले, 75 लाख होंगे, उनको तो करोड़ों लोग चेक करते चलाते हैं, करोड़ों एट टाइम करोड़ों लगे होते हैं, कोई सिस्टम नहीं बैठता, कभी स्लो नहीं होता, थोड़ा सा भी फर्क कभी नहीं पड़ा। तो ये इससे क्या होता है, मैंने जैसे अर्ज किया कि कोई उनका कोई सिक्योरिटी ब्रेक नहीं होता, ना कोई हैक होता है, ना कोई चोरी होता है, और जो मर्जी घुस सकता है उसमें, जो मर्जी निकल सकता है। तो इसको क्या मसला है? ये तो डाटा ही बहुत थोड़ा सा, इसको जितनी मर्जी सिक्योरिटी, चले सिक्योरिटी भी कर ले, सिक्योरिटी जरूर करें, बट इसका ये मतलब थोड़ा कि सिस्टम ऑपरेट हो सके, सिस्टम चले ही ना, स्लो हो जाए, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाए, वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दे, ये क्या तरीका है? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख उस पर बैठे होंगे सिस्टम पे, चलो रिटर्न जमा करो, उससे ही सिस्टम बैठ जाता है। 25,000 भी टोटल लोग नहीं है जो उस, अगर बैक वक्त भी सिस्टम पे बैठे रहे तो 25,000 से सिस्टम नहीं बैठना चाहिए, जिसको 700 अरब रुपए लगा के एक सिस्टम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब RS पे है, RS में ये मसाइल आ गया, IRS में ये मसाइल आ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है, एनर्जी है और हमारे रिसोर्सेज का ज़िया है। उससे बढ़ के जो टेंशन प्रेशर आपने डाला हुआ है आवाम पे, किस चक्कर में डाला हुआ है? लोग आपको टैक्स देना चाहते हैं, आपने सिस्टम का प्रॉब्लम डाला हुआ है। हर साल यही मसले रहते हैं कि पीछे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई ना कोई फोर्स मौजूद है, कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट है, कोई जादू है, कोई टोना है, क्या नहीं है,
ये कुछ ना कुछ चीजें जरूर जरूर है। अच्छा अशरफ कुमार साहब, जो आरएस सिस्टम है क्रेडिट प्रॉपर दे रहा है, उसका क्रेडिट दे रहा है? नहीं, प्रॉपर जो है वो क्रेडिट भी वो नहीं उसमें दे रहा, और जब उसमें आप उसमें एंट्री कर देते हैं, उसमें विद होल्डिंग की वो करते हैं, उसके बाद वो जो सिस्टम है वो आपको बता रहा होता है कि ये आपकी जो लाइबिलिटी है ये सारी की सारी डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन जब आप उसको सबमिशन की तरफ जाते हैं तो वो सिस्टम कहता है कि मेक पेमेंट ऑफ एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ रिटर्न। उधर तो वो जीरो कर रहा है, इधर ये उसमें से वही अमाउंट जो है जो टैक्स विद हेल्ड हुआ है उसको वो दिखा रहा है कि ये पेएबल है। तो इस तरह के मसाइल जो है वो टैक्स कंसल्टेंट के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। आईआरएस का सिस्टम फाल और महफूज है। आईआरएस का सिस्टम, इसको क्या फाल और महफूज होना है, ये तो जनरल पब्लिक की ये परसेप्शन बन चुकी है। इसको कोई साइबर के हमले के जो मसाइल इसके ऊपर खड़े हैं, और ये पता नहीं ये हैक हो जाता है जो, और ये कभी आज तक एफबीआर के किसी भी अथॉरिटी है उसने आके ये नहीं कहा कि नहीं जी इस तरह का कोई मसला नहीं है। टैक्स बारें इसके ऊपर वो लेटर लिखती हैं कि ये मसले मसाइल हैं, ये फॉल नहीं है, ये सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल रहा है, ये लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। ये शफाफियत तो एक तरफ रह गई, ये तो अजियत है टैक्स कंसल्टेंट के लिए। ये जो प्रोग्राम इसको इन्होंने जो बनाया हुआ है, जो आईआरएस का प्रोग्राम इस वक्त चला रहे हैं, ये एक अजियत है टैक्स कंसल्टेंट के लिए। इस पे अमली तौर पर काम करना आसान है। जब ये चलेगा ही नहीं, ये वो कोई 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद ये हैक हो जाएगा, अचानक जो है वो बस को बंद कर दिया जाएगा, इसके लिंक डाउन हो जाएगा, और ये दिन में 10 बार लिंक डाउन होता है। तो इन हालात में कोई क्या, मतलब जो लोग टैक्स देना चाहते हैं विलिंगली, और वो जो अपनी कौम की खिदमत करना चाहते हैं, चाहे वो जहां भी जाता है, वो किस तरह से उसका सराफ क्या है, किस तरह से वो उसको हुक्मरान हमारे इस्तेमाल करते हैं हमारे टैक्स के पैसों को। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग तो अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, मगर उनको वो भी डिस्चार्ज प्रॉपरली करने नहीं दी जा रही। अच्छा, ये जो फाइनल ऑर्डर जो है इसका है 120 फाइनल रिटर्न 25 प्रॉपर है? नहीं, ये पहले तो फौरन आ जाता था कि जैसे ही आपने रिटर्न फाइल की तो बाई प्रोसेस ऑफ लॉ आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई और ये फाइनल ऑर्डर बन गया। अब वो उसको 15 दिन के बाद करते हैं। जैसे ही आपने रिटर्न फाइल कर दी तो अब इसमें गवर्नमेंट का क्या मसला मसाइल रह जाता है जी? उसको तो फौरी तौर पे कर देना चाहिए कि ये बाई प्रोसेस ऑफ लॉ ये रिटर्न कंप्लीट हो गई है, ये असेसमेंट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा अशरफ कुमार साहब, पिछले साल जो हम रिटर्न भरते रहे थे, जो नई रिटर्न है, इसमें कौन से ऐसे मसाइल हैं जो पहली बार आपको देखने पड़ रहे हैं? ये ऑलमोस्ट मसाइल उसी तरह से चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, इसमें कोई खास नहीं है। हर साल उन्होंने चूंकि कोई ना कोई ऐसा पंगा जरूर लेना होता है कि जो लोगों ने पिछली बार जिसके ऊपर वर्किंग की होती है वो अगली बार आएगा तो ये शुरू में पूछते हैं कि अच्छा जी ये आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपकी नेचर क्या है। पहले ये सारी बातें आखिर में पूछते थे। लेकिन ये पहले ये होता था कि आप अपनी रिटर्न शुरू कर देते थे बनानी, जब वो रिटर्न बन जाती थी उसके बाद वो आपसे पूछता था कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आप रेजिडेंट हैं या आपको कोई एग्जम्पशन है, आप एओपी के मेंबर हैं या आप एनजीओ है आपकी, वो उसमें बाद में पूछता था। अब ये काम बिल्कुल शुरू में आ जाता है और उसकी वजह से वक्त का और ज़िया होता है। फिर उसके उतनी देर में हो सकता है कि वो सिस्टम जो है वही लिंक डाउन हो जाए और आपका काम जो है वहीं का वहीं रह जाए जहां से आपने उसको स्टार्ट। अशरफ कुमार साहब, इस दफा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए ने भी बड़ा इकदाम उठाया है, जो रेंटल प्रॉपर्टी पर जो है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? उसकी कानूनी देखिए, ये इसको अगर देखे जाए तो ये पीआरए का काम सिर्फ सर्विसेज का है। तो पहले तो उन्होंने डिफाइन की थी ये 70-75 चीजें ये सर्विसेज है, अब तो उन्होंने कह दी जो सर्विस नहीं है वो है, बाकी हर चीज सर्विस है। ये सोना भी किसी ने सर्विस में नहीं आ जाएगा, बंदा सोता है घर में तो सर्विस में आ जाएगा। जमील साहब क्यों सो रहे हैं? इन्होंने रात गुजारी है इस कमरे में, बेड पे लेट गुजारी है, सर्विस दी है बेड ने इसको, बेड ने इनको सर्विस दी है, तो ये तो लाइबल है कि इनसे पीआरए का 18% टैक्स भी वसूल किया जाए। तो अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की एक ही अमेंडमेंट कर दी है कि ये जो रेंटल इनकम के ऊपर 18% पीआरए का टैक्स है, और इसकी प्रोपोजिशन इस तरह से बनती है कि जो मालिक है, मालिक विद होल्डिंग एजेंट बन गया है, उसने अपने किराएदारों से इकट्ठा करना है सारा जो रेंट इकट्ठा करके पीआरए का 18%, तो वो उसने जमा करवाना है। अच्छा, अगर वो मालिक जमा नहीं करवाता तो ये लाइबिलिटी बन जाती है फिर जो उसके किराएदार हैं कि वो इकट्ठा करें और वो उसके नाम से जमा करवाएं। किराएदार बेचारा वो टैक्स भी जमा, विद होल्डिंग एजेंट बनेगा फिर वो। प्रॉपर्टी ओनर है जिसने वो रेंट आउट की हुई है प्रॉपर्टी, वो अब इनका गवर्नमेंट का विद होल्डिंग एजेंट बन गया है। अब वो गवर्नमेंट के भी आपके ऊपर ये सर्विसेज देगा कि वो सारे टैक्स भी इकट्ठे करेगा, पीआरए का टैक्स इकट्ठा करके वो जमा भी करवाने का वो पाबंद है। आपको लगता है अगर हाईकोर्ट में ये कानून चैलेंज किया गया तो उठ जाएगा? ये सिंध हाईकोर्ट ने तो उसको उड़ा दिया। फिलहाल जो है वो स्टे किया हो गया, तो
लाहौर हाई कोर्ट में अभी रिटें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और मुसलसल लोग इसके ऊपर वो रिट कर रहे हैं कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये रिटर्न के चलो मसाइल हैं, लेकिन जिस तरह एलिजिबल, इन एलिजिबल, फाइलर, नॉन फाइलर, दूसरा इस रिटर्न में जब हम फाइल करते हैं वो उनका वो रिटर्न पूछती है ये फाइलर नॉन फाइलर, ये इसकी कैटेगरी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। और जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनको हुकूमत ने क्या सहूलियात दी हैं। नॉन फाइलर को आप 5,000 की गाड़ी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सहूलत ही है ना नॉन फाइलर के लिए। ये मेरा ख्याल है कि इनिशिएट कर दिया है, जो फाइलर है वही गाड़ी ले सकेगा, वही नॉन फाइलर भी ले सकेगा, लेकिन लिमिट मुकर्रर कर दी है। लेकिन फाइलर अगर है भी, उसको भी तो इजाजत लेके उसे कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी है तो या कुछ लेना है तो वो नॉन फाइलर को भी लेनी पड़ेगी, उसको भी लेनी पड़ेगी। नहीं, ना फाइलर को तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन फाइलर को है इस लिमिट से ऊपर गाड़ी नहीं ले सकता, इस लिमिट से ऊपर अपनी नहीं ले सकता, कैश मेंटेन रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है वगैरह। मेरा ख्याल है कि ये लिमिट ऐसा ऐसा कम करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम लोग नेट टैक्स में आए। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन पर वो 2 लाख इनवाइस की शर्त रखी गई, फिर वापस हुकूमत चलेगी, कानूनी तौर पर फिर लग गया है, यानी कि जो फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बन गया वो तो कानून बन गया है। लेकिन ताजरों के एहतजाज में थोड़ी देर हुकूमत बैकअप पे भी गई, फिर दोबारा वापस आके कानून उस पर बन गया, आपने जमा ये इनवाइस लेनी है। नहीं, वो अब ये सर्कुलर 1 आ गया, उसमें उन्होंने कह दिया कि जो आप सेलर है वो बाहर के सेलर के अकाउंट में बाहर जो कैश भी जमा करा देगा, दैट विल बी डीम्ड एज ए बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब ये समझें कि आपने पार्लियामेंट ने कुछ पास किया और आपने आगे उसको लॉ को बदल दिया। मेरा ख्याल है ये जो एफबीआई ने लिया वो इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। पार्लियामेंट ने कह दिया है कि आपने थ्रू बैंकिंग चैनल डिजिटल ट्रांजैक्शन क्रॉस चेक्स पेमेंट करनी है, तो कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। रिटर्न में तो कोई फाइलर नॉन फाइलर के लिए कोई मसाइल नहीं आएगा। नहीं, रिटर्न फाइल करने में इटसेल्फ प्रॉब्लम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल रिटर्न का फॉर्मेट दिया है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है खोलना के पता ही लगता है सिंपल कहाँ से हो गया। हाँ, वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वजीर खजाना साहब कहते वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न जमा कराते वक्त। वजीर खजाना साहब खुद तो फाइल करें ना अपनी रिटर्न, अब अपनी फाइल कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे बाकी भी कर लेंगे। अच्छा जमील अख्तर साहब, 18 अगस्त को अब इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिहार का नोटिफाई हुआ फाइनल फॉर्म का। अब 18 को फाइनल हुआ है, तो इसका मतलब फिर 18 नवंबर तक किसको जाना चाहिए डेट को, 3 माह का कानूनी तौर पर 90 दिन है। तो ये तो अभी अगस्त है, तो ये सितंबर में जाके शोर मचा देगी, विस्तार चलने चाहिए। कानून के तौर पर तो कोई नहीं चलता, तो फिर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको पहले हल करना चाहिए, फिर वो डेट का अनाउंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी भी सिस्टम को स्मूथ करने में टाइम लगेगा। आई डोंट नो ये क्या कर रहे हैं, जब तक के इनका सॉफ्टवेयर स्मूथ नहीं होता उस वक्त तक ये आपका रिटर्न फाइल करने का टाइम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जब आप कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे जी आप हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है, कहीं खराबी है तो हमें बताएं, तो फिर ये टाइम शुरू करें, उसके 3 महीने दे दे। तो अगर आपका सिस्टम ही नहीं चल रहा फिर जाती है। अच्छा जमील अख्तर भाई साहब, इस 2 माह में टैक्स जो एटीए लिस्ट है वो तकरीबन 21 लाख उसमें तादाद बढ़ी है एटीए लिस्ट में 2 माह के अंदर। इसका मतलब लोगों में खौफ तो है, टैक्स रिटर्न देनी है, एटीए लिस्ट में आना है, कोई प्रॉपर कोई वे तो लग रहा है। कौन सा ऐसा कानून सख्त है जिसकी वजह से लोग खौफजदा हो रहे हैं और आ रहे हैं नेट में? देखिए, ये जब अब गवर्नमेंट पार्लियामेंट मेजर्स देती है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, गाड़ी लेनी है तब भी फाइल करें, तो जमीन बेचनी है, सेल करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो वो आबादी भी बेशुमार बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों के कदरे एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें भी होती हैं, तो वो ये ऑटोमेटिक फिनोमेना है कि ये चीजें हो रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है ना तो कोई गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है ना एफपीआर की कंट्रीब्यूशन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है। रिटर्न भी फाइल रेट बढ़ता रहता है, स्टेटस भी बेहतर होता रहता है। आज सैलरी उसकी 10 लाख है, कल 12-15 लाख हो गई है, तो उससे टैक्स बढ़ जाएगा। ये एक नेचुरल चीज है। इसमें अगर कहा जाए कि एफबीआर की कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वो नहीं है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंट्रीब्यूशन है, ना फेडरल कैबिनेट की कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आदिल फरीद मेऊ साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर मेंबर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। आदिल फरीद साहब, ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 और उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं और असल मसाइल क्या हैं? असल में देखिए, इशू ये है कि पहले हर साल रिटर्न 1 जुलाई नहीं तो 2 जुलाई को हमारे सिस्टम में आ जाती थी। हम बड़े अच्छे तरीके से उसको देख के और लोगों को बता के और चीजें देख के फाइल करने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी ये हुआ है कि सिस्टम में रिटर्न ही बहुत लेट आई है, और अभी तो ये भी है कि इसका नोटिफिकेशन भी हुआ है कि नहीं, हम लोगों के रिटर्न से जमा करा रहे हैं जिनकी मजबूरी है, जिनमें फाइल होना है। लेकिन इशू असल में अभी लीगली ये है कि इसका नोटिफिकेशन भी पेंडिंग है, रिटर्न फाइल होगी। और मसाइल ये है कि रोज नहीं तो हर दूसरे दिन
ये सिस्टम जो है खराब रहता है, कभी कोई सिस्टम में एरर आ जाता है, कभी वो कैलकुलेशन सही नहीं कर रहा। जैसे अभी भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वहाँ सिस्टम डबल कैलकुलेशन दे रहा है, और बहुत सी जगहों पर वो जो सिस्टम ऑटोमेटिक अपनी चीजें रिफ्लेक्ट करता है सिस्टम से लेके, वो भी नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि बहुत सी ऐसी रिटर्न जो सादा रिटर्न थी, इस पोर्टल में उस रिटर्नों को बिल्कुल इग्नोर किया गया। जैसे सैलरी की थी, सादा रिटर्न थी, उसको भी इग्नोर किया गया। जो 2019 में आई थी सिंगल पेज रिटर्न थी, जो लोग सैलरी में जमा कराते थे, उनको बहुत लंबे चौड़े मसाइल का सामना नहीं होता था। 2019 में इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद बिल्कुल बंद कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद के पीएम साहब ने और वज़ीर खजाना ने कहा कि बहुत सादा बना रहे हैं, वकला की जरूरत ही ना पड़े आपको। इस सिलसिले में भी हम ये आपसे दरखास्त करना चाह रहे हैं कि उस रिटर्न को जो पहले सिंगल पेज रिटर्न थी, वो रिटर्न भी यहाँ आनी चाहिए। और उसका इफेक्ट जैसे ट्रेडर्स की एक रिटर्न जो पिछले 3-4-5 साल से चल रही है, कि जिसमें ट्रेडर्स जिनका टर्नओवर 100 बिलियन से कम था और बल्कि 10 बिलियन था, उनके लिए एक अलग रिटर्न थी, और जिनका 100 मिलियन था उनके लिए नॉर्मल रिटर्न थी। अब ये दरखास्त है कि वो 10 मिलियन वाली रिटर्न भी इंट्रोड्यूस करनी इस सिस्टम में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये दरखास्त करनी है कि एफबीआर और वाला से कि वो रिटर्न जो बाद में ये लेके आएंगे, मेरा ख्याल है सितंबर में या सितंबर के बाद, वो जो रिटर्न जमा करा चुके हैं वो फिर कैसे उससे बेनिफिट उठाएंगे जो सादा रिटर्न होती है। तो इसके बावजूद के बड़े बड़े दावे किए गए वाला, और इसको उतना ही पेचीदा सिस्टम किया जा रहा है। सेंसेक्स में भी इसी तरह के मसाइल हैं, और एक बहुत बड़ा जरीना मसला जो पेश हो रहा है कि सेंसेक्स की रिटर्न भी एक ही पोर्टल से जमा हो रही है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी सेम पोर्टल से जमा हो रही है। तो हमारे ग्रुप्स में ये बात एक चल रही है, वकला का भी बार बार ये इस्तफसार है हमें बाला से कि एक अलग पोर्टल सेल्स टैक्स के लिए बना दें और एक अलग पोर्टल इनकम टैक्स के लिए, ताकि सिस्टम पे लोड ना। ठीक है, पीआरए वालों ने एक सिस्टम बनाया, पीआरए की रिटर्न आईआरएस में जमा हो रही है, लेकिन यहाँ ये रिटर्न नहीं हो रही। तो इसलिए आपको दरखास्त है उन रिटर्न्स को अवेलेबल थी सिस्टम में, जिनको इग्नोर कर दिया गया है, सिस्टम में लाया जाए, इसको सादा बनाया जाए ताकि आम बंदा भी इसकी समझ बूझ रख सके। और सिस्टम में जो चीजें ऑटोमेटिक आती हैं वो भी आनी चाहिए, और रिवीजन की जो बातें हैं उसको भी सादा किया जाए। लोगों को अवेयर, अभी तक देखिए लोगों को कोई अवेयरनेस ना मार्केट में दी गई है, और ना ही लोगों को मैसेजेस के जरिए, ना अखबार के जरिए, ना रसाइल के जरिए किसी किस्म की नशर व इशाअत रिटर्न के हवाले से अभी नहीं है। जब लोगों को नशर व इशाअत नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग कैसे रिटर्न फॉलो करेंगे। अब वकला कहते रिटर्न जमा करें, वो कहते हैं 30 सितंबर पढ़िए, जब ये नशर व इशाअत शुरू हो जाती है टीवी पे, मीडिया पे, अखबारात में, तो लोग अपनी रिटर्न्स को जल्दी फाइल करने की कोशिश करते हैं, वरना आखिरी में पोर्टल पे भी लोड हो जाते हैं, सेल्स टैक्स भी जमा हो रही होती है, स्टेटमेंट्स भी जमा हो रही होती है। तो आपसे ये दरखास्त है इसको आसान किया जाए, ताजिरों की बात को मद्देनजर रखा जाए, वकला की बातों को सुना जाए जो पोर्टल का कह रहे हैं। तो ये पोर्टल अलग-अलग हो, पीआरए अलग हो गया, ऐसे ही एफबीआर के दो पोर्टल अलग-अलग बहुत आसानी से मुमकिन है, और भी हम कराने वाले हैं उनको कम से कम अवेयरनेस दी जाए ताकि वो बेहतर रिटर्न जमा करा सकें। उमर बाजवा साहब, 236H और 236G में क्या क्या तब्दीली की गई है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये सब बताता चलूं कि 200 सबसे पहले 236G का कर लें कि ये बेसिकली ये एडवांस टैक्स होता है। ये एडवांस टैक्स कट करता है जो कि एक मैन्युफैक्चरर होगा या इंपोर्टर हो गया, ये सेल करेगा डीलर को या होलसेलर को। अब मैन्युफैक्चरर है, कोई इंडस्ट्री है या इंपोर्टर है, ये सेल कर, ऐसी बात इन्होंने आगे सेल करना है, डीलर्स को करना है या होलसेलर्स को करना है। जब ये डीलर्स और होलसेलर को सेल करेंगे तो उस पे उन्होंने सेल करते वक्त इनका जो एडवांस टैक्स है वो काटना होता है। अब वो अगर तो फाइलर है तो फाइलर के रेट तो कम है, लेकिन इन्होंने बेसिकली जो चेंज किया था नॉन फाइलर के रेट को इंक्रीज किया था। ये सब इनका जो 236G का जो रेट था इन्होंने 0.2% से बढ़ा के 1% कर दिया। और जो 236H, अब H के बारे में भी बता देंगे। H क्या था, 236 जो H है वो बेसिकली ये है कि जो सप्लाईज इसके आगे है ना, अब सप्लाई जो डीलर और होलसेलर आगे रिटेलर को देगा उसको एडवांस टैक्स कटना है। अब वो होलसेलर ने काट के आगे जमा करवाना है, ये होलसेलर या डीलर की जिम्मेदारी होगी कि वो उनका एडवांस टैक्स काट के रिटेलर का वो जमा करवाएंगे। अब उसको भी इन्होंने इंक्रीज कर दिया और वो उन्होंने इसको 1% से बढ़ा के 2.5% इन्होंने कर दिया 236H का। तो बेसिकली इन्होंने रेट्स को जो है वो इंक्रीज किया, जो टैक्स ईयर 2025 में इन्होंने रेट्स को इंक्रीज कर दिया। अशरफ उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, जमील अख्तर बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। रिटर्न जमा करवाना कौमी फरीजा है, लेकिन इसको आसान करने के लिए हुकूमत की एफबीआर की जिम्मेदारी है उसको इतना आसान किया जाए, लोग बर वक्त अपना
गोशवारा जमा करवा सकें। और जो एक कानून है 90 दिन का कहता है रिटर्न जमा करवाने का, 90 दिन में आपने रिटर्न जमा करवानी है, उसके लिए फॉर्म आपका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। 18 अगस्त को आपका फॉर्म नोटिफाई हुआ, 18 नवंबर तक कानूनी तौर पर टाइम बनता है। उससे पहले हुकूमत को FBR को इश्तिहार नहीं चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए 18 नवंबर तक आप अपना गोशवारा 2025 जमा करवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।